हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम कल वाली कहानी जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि सर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम हम कैसे याद रखें, उनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, और उनके एटॉमिक नंबर याद करने के लिए मैंने आपको एक मैजिक नंबर ट्रिक बताई है। उस मैजिक नंबर ट्रिक की हेल्प से आप सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं। उसके बाद बेटा जी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूरी कहानी बता दी कि पी ब्लॉक के एलिमेंट 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आज की क्लास का जो डिस्कशन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पी ब्लॉक चैप्टर को अगर हमें पढ़ना है तो कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो बार बार आपको हर ग्रुप्स में रिपीट कराई जाएंगी। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले जितनी भी टर्म्स हैं उन सारी की सारी टर्म्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, जो कि हर ग्रुप पे हमें वो चीजें रिपीट ना करनी पड़े, है ना। हम पूरी एंटायर जितना भी पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप्स हमको डिटेल में पढ़ने हैं, उन सब के अंदर जितने भी रिपीटेशन वाले कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक साथ पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं मैं पहले आपको बता देता हूं कि सबसे पहले किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखो बेटा जी, सबसे पहले मैं आपको नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो कंपाउंड समझाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो कंपाउंड समझाऊंगा, ठीक है। अब सर ये ऑक्सो क्या होता है, तो मैं बता देता हूं कि ऑक्सो का मतलब होता है सर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ रहा हो। अगर ऑक्सीजन से डायरेक्टली आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है कोई भी कंपाउंड के अंदर ये मिल जाए आपको, तो आप समझ जाना कि सर ये ऑक्सो कंपाउंड है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, ओलियम है, मार्शल्स एसिड है, ये बहुत सारे हमारे पास ऑक्सो कंपाउंड्स होते हैं। तो पी ब्लॉक के अंदर हमें पूरा डिस्कशन, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सो कंपाउंड्स मिलेंगे, तो बहुत सारे ऑक्सो कंपाउंड्स की हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे, ओके। चलो, इसके बाद जब ये हम ऑक्सो कंपाउंड्स पढ़ लेंगे और ये 15 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक, हालांकि 18 ग्रुप वाले तो बनाते ही नहीं, 17 ग्रुप तक के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे ऑक्सो कंपाउंड्स की नेमिंग, उनके स्ट्रक्चर मैं आपको एक ही साथ बता दूंगा, ठीक है। जब हम ये पढ़ लेंगे बेटा जी, तो इसके बाद हम मूव करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर मूव करेंगे। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी से बेटा जी, चाहे तो मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, आप बोर्ड में भी यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है ना। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कहानी क्या है पी ब्लॉक में। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए 15 ग्रुप से लेके 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए आपको एक साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं पढ़ा दूंगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ने के बाद हमारा जो मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो वो भी मैं आपको सारे ग्रुप्स के लिए एक साथ पढ़ा दूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पूरी कहानी क्या है ना। मतलब ये टॉपिक्स बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ मैं आप डिफाइन करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन आया, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेमिंग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये जो बेटा जी आपके पास जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर ये जो टॉपिक्स लिखे हैं, ये टॉपिक्स बार बार रिपीट करते हैं, बार बार इनका रिपीटेशन होगा, ठीक है। एक और चीज आप जोड़ सकते हो, दैट इज एटॉमिक साइज, दैट इज एटॉमिक साइज की सर एटॉमिक साइज का भी क्या ट्रेंड रहता है, वो सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। जब ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद दो कॉन्सेप्ट और होते हैं बेटा जी हमारे पास जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट सिर्फ पी ब्लॉक के लिए नहीं है। आप एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सर कौन से हैं वो टॉपिक्स? सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा शील्डिंग इफेक्ट।
शील्डिंग इफेक्ट का बेटा जी बहुत सारे नामों से हम इसे जानते हैं। शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से भी देखते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कॉन्सेप्ट से भी हम इसको समझेंगे, है ना। तो मैं आपको सिखाऊंगा शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, क्यों उसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, क्यों उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको वन बाय वन करके समझा दूंगा। जब ये पढ़ लेंगे तो बेटा जी एक इफेक्ट होगा जिसको नाम दिया जाता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट और ये जो शील्डिंग इफेक्ट है बेटा जी, ये पैरेलल इफेक्ट है, एक साथ लगते हैं, है ना। मतलब कहीं अगर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है तो वहां पे पेनिट्रेशन भी लगेगा, अगर कहीं पेनिट्रेशन लग रहा है तो वहां पर शील्डिंग भी लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल इफेक्ट है। जब ये दोनों चीजें पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से क्वेश्चंस पूछेंगे वो कॉन्सेप्ट बनेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कॉन्सेप्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट का वो हम देखेंगे। मतलब अगर आपने शील्डिंग इफेक्ट नहीं आता, अगर आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं आता, तो बेटा जी किसी भी हाल में आप इनर्ट पेयर इफेक्ट को नहीं समझ सकते। अगर आप इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी समझना चाहते हो तो आपको शील्डिंग इफेक्ट का सही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पेनिट्रेशन इफेक्ट का सही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हालांकि हम पढ़ते हैं शील्डिंग और पेनिट्रेशन को मतलब अलग तरीके से, जो उसका मतलब है ही नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा कि शील्डिंग और पेनिट्रेशन को किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को समझना है और किस तरीके से उससे आने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट बेटा जी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट शायद आपने अभी तक ना पढ़े हो, क्योंकि क्लास 11th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। बट ये कुछ कॉन्सेप्ट है शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, शायद ही हमने ना पढ़े हो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर आपका क्योंकि एमसीक्यू सेशन है तो एमसीक्यू में ज्यादा चांसेस होंगे कि क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाए, क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाए। बिकॉज मैंने जितना ऑब्जर्व करा है कि जो जेई मेंस, एडवांस, नीट, इनके अंदर जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं वो इन ही कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम आते हैं, है ना। कुछ रिएक्शंस का भी रहता है कि 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की रिएक्शन कैसी रहेगी, 16 ग्रुप की रिएक्शन कैसी रहेगी, उनकी एसिडिटी, बेसिसिटी, वो भी मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से ये अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर ये 8 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए तो दैट मीन्स कि आपने आधा पी ब्लॉक खत्म कर दिया। मतलब आपके 5 नंबर तो बोर्ड में कंफर्म हो जाएंगे सिर्फ ये चीजें पढ़ के। बाकी रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस के जो भी कंपाउंड बन रहे हैं वो सारा डिटेल जब पढ़ोगे तब आपको रिमेनिंग 5 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पी ब्लॉक समझने की आपकी टेंडेंसी बढ़ेगी। आप आगे की रिएक्शंस भी तभी कर पाओगे बेटा जी जब ये चीजें आपको आती होंगी। तो 5 नंबर तो ये अपने ही दे देंगे, उसके बाद जो आने वाले 5 नंबर है ना वो भी इन पे डिपेंड होंगे। चलो अब मैं 1 बाय 1 स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो कंपाउंड मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आयोनाइजेशन, इसी तरीके से हम चलेंगे। तो मैं अब रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान से देखो। अब आप हेडिंग डाल लो कि सर नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो कंपाउंड्स, नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो कंपाउंड। बहुत ध्यान से देखो, नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो कंपाउंड, नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो कंपाउंड। ये देखो ध्यान से, यहां से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और जेईई मेंस में तो कंफर्म है, आते ही आते हैं यहां से क्वेश्चन। सबसे पहले नेमिंग का कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं। तो यहां पे जो मैं आपको नेमिंग बताऊंगा ऑक्सो कंपाउंड्स की, ऑक्सो कंपाउंड्स तो क्लियर हो गया ना सर। ऑक्सो कंपाउंड्स वो होगा जहां पर ऑक्सीजन से डायरेक्टली आपका हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए, फर्स्ट है। अब यहां पे जो नेमिंग है वो हम बताएंगे किसके अकॉर्डिंग, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग मैं आपको नेमिंग बताऊंगा।
कॉमन नेम इनके अलग हैं, आईयूपीएससी की नेमिंग अलग है। तो हमें आईयूपीएससी की नेमिंग पे ही वर्क करना है, बिकॉज क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे। ठीक है, अब ये जो नेमिंग है बेटा जी, ये नेमिंग किस बिहाफ पर हम पढ़ने वाले हैं, तो वो डिपेंड करेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगी। तो थोड़ी सी कहानी हम ऑक्सीडेशन स्टेट की समझ लेते हैं कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या देखते हो कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट की कितने इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी है, उसका जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पर जब हम इसे समझेंगे तो बेटा जी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो दो चीजें आप अपने दिमाग में रखो। एक होता है मेरे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक आप क्या करते हो कि सर जो फॉर्मूला लगाओगे उस फॉर्मूले के थ्रू आप ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करोगे, है ना। वो आपने पहले ही पढ़ लिया होगा क्लास 11th में, रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत डिटेल से पढ़ी होंगी सारी चीजें। तो एक हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी है, दूसरा हमारे पास कि सर जो फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि सर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकता है, सर मैंने पहले ही बताया था कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके पास सिर्फ एक ही वैलेंस शेल है, और वो एक वैलेंस शेल कौन सा है, सबसे बाहर वाला। तो बेटा जी जितने सबसे बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उस एलिमेंट की मैक्सिमम उतने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो सकती है। भाई उससे ज्यादा थोड़ी दे देगा। अगर मान लो कि उसके बाहर वाले में 5 हैं तो वो 5 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकता है, 5 से ज्यादा कहां से, अंदर वाले शेल से तो दे नहीं पाएगा, बिकॉज अंदर वाले शेल को न्यूक्लियस ने पकड़ के रख रखा है। बाहर वाला थोड़ा सा लूजली हेल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस का ध्यान नहीं है उनके पास, तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो अगर मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो बेटा जी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जितना नंबर होगा वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। दूसरी चीज, सर ये जो हमारे पास फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी क्या कहानी है, तो फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट के मैं आपको दिखा देता हूं, सिखा देता हूं कैसे करते हैं। मान लो कि मेरे पास H2O है, अगर आपको H2O के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना। ऑक्सीजन यहां पे क्या है बेटा जी, सेंट्रल एटम है। हम हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालेंगे, सेंट्रल एटम की। अच्छा सबसे पहले यही समझ लो सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो बेटा जी सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये देखो कि जो नंबर में कम हो, लेसर इन नंबर, जो नंबर में कम दिखाई दे आपको वो सेंट्रल एटम होगा। जैसे यहां पे दिख रहा है कि सर H2O के अंदर ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया इसके अंदर, ऑक्सीजन। कभी कभी फंस जाओ, मान लो कि H2O2 आपको दे दिया। अगर मैं H2O2 की बात करूं तो यहां तो आप कहोगे कि सर अब तो ये वाली कहानी चल नहीं रही, लेसर इन नंबर, बिकॉज हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। अगर कभी ऐसी जगह फंस जाओ कि जहां पर नंबर से आप डिसाइड नहीं कर पाओ कि सर इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है, तब बेटा जी आप जाओगे उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा वो आपका सेंट्रल एटम होगा। तो यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मास किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, तो यहां पर भी ऑक्सीजन ही आपका सेंट्रल एटम है। तो अगर आपको सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो बेटा जी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं उसको एक्स मान लो, उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, प्लस कितने हाइड्रोजन है इसके पास 2, तो आपने लिखा 2। एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, मतलब एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। भाई ऑक्सीजन को देगा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो आपको पता है, सर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है मतलब खुद पे तो पॉजिटिव आ रहा है ना उसका, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर +1, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन देगा +2, 3 इलेक्ट्रॉन देगा +3।
अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा -1, 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा -2, 3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा -3। देखो यहां पे, और इसको बेटा जी 0 से हम इक्वेट कर देंगे। अब आप कैलकुलेट कर लो, x + 2 = 0 होता है, x = -2। तो आप ऐसे करके फॉर्मूले से भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इतना काम तो कर लोगे, बाकी मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि जो नेमिंग की कहानी है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम का मतलब होता है कि सर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और फॉर्मूले से जो निकाले हैं वो हमारी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब मैं स्टार्ट करता हूं नेमिंग का कॉन्सेप्ट। अब यहां देखो ध्यान से कि अब सर आपने ये तो बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी क्या है, चलो ये तो बात समझे। अब ये और बताओ कि इससे हम नेमिंग करेंगे कैसे। ध्यान से देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं। अगर मान लो किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अगर बेटा जी वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ रही है, अगर किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ रही है, तो उस कंपाउंड के सफिक्स में बेटा जी हम एक एसिड जोड़ देते हैं। उसमें क्या जोड़ देते हैं? एक एसिड जोड़ देते हैं। तो ये आपको एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेनी है, क्या कि सर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगी तो उस कंपाउंड के सफिक्स में हम एक एसिड जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सर मैंने लिखा H2SO4, मैंने लिखा HNO3, मैंने लिखा H3PO4, इतने सारे कंपाउंड्स मैंने लिख दिए। अगर इन सारे कंपाउंड्स में मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, ध्यान से देखो, यहां पे सेंट्रल एटम आपके पास सल्फर है, यहां पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, और यहां पे सेंट्रल एटम फास्फोरस। आप जानते हो कि सर सल्फर के पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो 2,8,6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 2,5। फास्फोरस का 15 है तो 2,8,5। तो यहां पे सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, नाइट्रोजन की 5 है, और फास्फोरस की भी बेटा जी कितनी है? 5 है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग अब हम निकाल लेते हैं सर फॉर्मूले से, मैंने कहा जिसकी निकाल ली है, सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर या नाइट्रोजन या फास्फोरस। अगर मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं तो x मान लिया सल्फर को, प्लस कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं बेटा जी? यहां 2। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4। एक ऑक्सीजन क्या करता है बेटा जी? एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है। एक ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे कितना आ जाएगा? -2, और इसे 0 से बराबर करेंगे। आप कैलकुलेट करो, यहां से आ रहा है आपका 2 + x - 8 = 0। यहां से आप निकालोगे तो x = 6 आ जाएगा। मतलब कि इस H2SO4 के अंदर सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये कौन सी है? ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर आ रही है? फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ रही है। तो इसका नाम हो जाता है बेटा जी, तभी हम इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे आप नाइट्रोजन की निकालो तो सर 1 + x - 6 = 0। यहां से आ जाएगा आपका x = 5। आप देखो कि सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर इसकी फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। अगर ऐसी कहानी है तो सर इसका भी नाम क्या होता है? ये भी आप जानते हो सर, ये क्या है मेरे पास? नाइट्रिक एसिड की कहानी है। ठीक है, आप फास्फोरस की यहां चेक करो सर, 3 हाइड्रोजन के फास्फोरस निकालनी है, x + 4 - 2 = 0। x = आपकी यहां पे भी कितनी आ रही है? 5 ही आ रही है। तो इसको भी आप क्या कहते हो? इसको भी हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। गॉट इट? तो अभी हमने क्या देखा कि सर अगर किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आएगी तो उसके सफिक्स में हम एक एसिड को लगा देंगे। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स ये दिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये रफ करूंगा क्योंकि ठीक है। चलो अब देखो कि सर ये तो एक कहानी थी, और हालांकि इसमें क्या है ये तो हमको पता थे कि इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम नाइट्रिक एसिड है, इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड है ना? तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? चलो आगे देखते हैं। अब मान लो कि आपके पास जो H2SO4 था,
आपके पास जो H3PO4 था, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको नाम दे दिया था हमने फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं क्या करूं बेटा जी, एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं, मैंने क्या करा, एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया। अगर एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम -2 हो जाएगी। जैसे ही मैं एक ऑक्सीजन निकालूं तो यहां पे जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम से -2 हो जाएगी। और अगर कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम -2 आ रही है तो हम क्या करेंगे, तो सर हम एक एसिड हटा देंगे और वहां पे लगाएंगे अस एसिड। वहां पे क्या लगाएंगे, हम अस एसिड लगा देंगे। तो ये कहानी आपकी हो जाएगी यहां पे, है ना। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहां पे बस क्या हो जाएगा, आपका अस एसिड हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल देखे कि सर क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इनके, तो ध्यान से देखो एग्जाम्पल्स को। एक ऑक्सीजन निकाला H2SO4 में, H2SO3 H3PO3, यही आ गया, ठीक है। यहां पे देखो सल्फर की मैक्सिमम 6 है, यहां पे फास्फोरस की मैक्सिमम 5 है। अगर मैं यहां सल्फर की फॉर्मूले से निकालूं तो देखो 2 + x - 6 = 0, x = 4 आ जाएगी। यहां पे फास्फोरस की निकालूं तो देखो 3 + x - 6 = 0, x = 3 आ गई। तो देखो ये कितनी है, मैक्सिमम -2, ये कितनी है, मैक्सिमम -2। तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा बेटा जी, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड ना कह के अब कहेंगे सल्फ्यूरस एसिड। इसको फॉस्फोरिक एसिड ना कह के अब हम कहेंगे फॉस्फोरस एसिड। क्या कहेंगे इसको, फॉस्फोरस एसिड। तो ये हमारे पास दो चीजें हो गई। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर है एक एसिड सफिक्स में, अगर मैक्सिमम -2 है तो बेटा जी एक एसिड को हटा के वहां क्या कर देना, हमें अस एसिड लगा देना है। तो मैं इसको भी रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो ध्यान से, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो बेटा जी अब क्या करते हैं कि एक और ऑक्सीजन निकाल के देखते हैं, एक और ऑक्सीजन हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, H2SO3 और H3PO3। अब मैंने क्या करा बेटा जी, यहां से एक ऑक्सीजन और माइनस कर दिया। अगर मैं एक ऑक्सीजन और माइनस कर रहा हूं तो कहानी क्या हो रही है कि कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अब वो मैक्सिमम -4 आ जाएगी, मतलब मैक्सिमम से 4 कम हो गई। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम से भी 4 कम आ रही है तो बेटा जी इसके भी सफिक्स में हम अस एसिड जोड़ देंगे। आप कहोगे कि सर दोनों में अस फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बेटा जी यहां पे सफिक्स ही भी नहीं, हमें प्रीफिक्स में भी चेंज करना पड़ेगा। यहां पे प्रीफिक्स में हाइपो जुड़ जाएगा आपके साथ, तो आपका बन जाएगा कि सर अगर कोई भी ऐसा ऑक्सो कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम -4 है तो वहां पे हम हाइपो डैश अस एसिड। एग्जाम्पल देखते हैं, यहां से निकाला, यहां पे बनेगा H2SO2 और बनेगा H3PO2। आप निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, एक एक ऑक्सीजन निकाल दिया ना मैंने, ठीक है। यहां पे चेक करो तो देखो 2 + x - 4 = 0, x = 2। यहां पे निकालेंगे तो देखो 3 + x - 4 = 1, x = 1। सल्फर की मैक्सिमम कितनी थी, 6, कितनी बची 2, मतलब मैक्सिमम -4। फास्फोरस की मैक्सिमम कितनी थी, 5, अब कितनी बची 1, तो मतलब मैक्सिमम -4। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि सर इन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मैक्सिमम -4 है। तो अब इनके नाम आप बता सकते हो कि सर मैक्सिमम -4 पे हाइपो लग जाता है प्रीफिक्स में, बाकी सल्फ्यूरस एसिड ही रहेगा, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम हो जाएगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो देखो कितना सिंपल है सब कुछ, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सर इस तरीके से इन सब की हम नेमिंग कर सकते हैं, इन सब का कॉन्सेप्ट हम बता सकते हैं। तो मैं इसको भी रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब तक हमने 3 तरीके के कंपाउंड पढ़ लिए कि सर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा होगी, मैक्सिमम से कम होगी
या तो 2 कम होगी या 4 कम होगी या मैक्सिमम के बराबर होगी। अब मान लो एक केस मैं आपको दिखाता हूं कि सर अब ऑक्सीजन ऐड कर लो, अब ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। तो यहां पे क्या होगा कि सर जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम +2 आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कितनी आएगी? मैक्सिमम +2 आएगी। अगर बेटा जी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम +2 आ रही है तो आप इसके सफिक्स में भी एक एसिड ही लगाएंगे, यहां भी एक एसिड, यहां भी एक एसिड, कुछ और भी करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करते हैं सर, हम पर लगा देंगे इसके, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो इसको क्या लग गए? पर लग गए। तो इसका नाम, अब मान लो कि यहां से क्या बना? H2SO5। आप यहां देखो सर सल्फर की मैक्सिमम 6 है, लेकिन इस कंपाउंड में जब निकालोगे तो 2 + x - 10 = 0, x = आपकी आ जाएगी 8। अब यहां पे क्या हो रहा है सर, मैक्सिमम 6 थी तो मैक्सिमम से +2 आ रही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से +2 आती है तो नाम क्या बनेगा? इसका नाम हो जाएगा बेटा जी पर सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या बन गया आपके पास? पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमने यहां पे भी एग्जांपल्स लिख देते हैं, H2SO2, H3PO2। तो ये कुछ हमारे पास कंपाउंड्स हो गए जिनके बारे में हमने डिस्कस करा। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कहानी मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो कि आपके पास कोई भी एक एसिड है, अगर उन एक एसिड में से बेटा जी मैं वाटर को एलिमिनेट करूं, मान लो कि एक बार आपके पास H2SO4 है, एक बार आपके पास H3PO4 है। अगर मैं H2SO4 में से वाटर को एलिमिनेट करूं या फिर H3PO4 में से वाटर को एलिमिनेट करूं, तो यहां से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल निकालूंगा, देखो H2 खत्म, एक ऑक्सीजन खत्म, यहां बचेगा SO3। और अगर मैं H3PO4 में से वाटर को निकालूंगा तो बेटा जी मेरे पास बचेगा HPO3। अब आप ध्यान से देखो कि सर ये जो कंपाउंड है क्या ये ऑक्सो कंपाउंड है? नहीं, बिकॉज ऑक्सो कंपाउंड की कंडीशन थी कि सर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होना चाहिए, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन अटैच नहीं है ऑक्सीजन के साथ। अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो इट्स नॉट ऑक्सो कंपाउंड, ये ऑक्सो एसिड ये नहीं है। तो बेटा जी जब हाइड्रोजन नहीं बचता, मतलब अगर आपके पास कोई भी एक एसिड है उसमें से वाटर एलिमिनेट करने के बाद आपके पास अगर ऑक्सो कंपाउंड नहीं बन रहा तो उसको कहते हैं कि सर ये एनहाइड्राइड है। ये क्या है? एनहाइड्राइड है। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। गॉट इट? चलो अगर मान लो कि सर हाइड्रोजन बच जाए, क्योंकि यहां पे देखो भी हाइड्रोजन बच रहा है और वो ऑक्सीजन से भी अटैच्ड होगा, दैट मींस कि ये स्टिल ऑक्सो कंपाउंड है। ये अब भी क्या है? ऑक्सो कंपाउंड है। तो नेमिंग हम पढ़ किसकी रहे हैं? ऑक्सो कंपाउंड की। तो इसका नाम भी हम बताएंगे। तो जब इसका नाम बताएंगे बेटा जी बना किससे है? एक एसिड से, मतलब एक एसिड से ही तो वाटर एलिमिनेट करा है। तो आप क्या करोगे कि सर इसके सफिक्स में भी एक एसिड ही रहेगा, बस इसके प्रीफिक्स में आप मेटा लगा देना। इसके प्रीफिक्स में हम क्या करेंगे? मेटा लगा देंगे। इतनी बात आप ध्यान रख लेना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसको हम क्या कहेंगे? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो देखो आपका काम हो जाएगा, इसका नाम बन गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये हमारे पास कहानी है। एक और बात बता दूं कि सर ये 13 ग्रुप से स्टार्ट होके 16 ग्रुप तक वैलिड है। 13th ग्रुप से स्टार्ट होके 16th ग्रुप तक वैलिड है। 17th ग्रुप की कहानी में थोड़ा सा चेंज आएगा, मतलब ये 17 पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो 13 से 16 तक, मतलब 13, 14, 15, 16 4 ग्रुप में आपकी नेमिंग इसी के अकॉर्डिंग होगी। कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी ऑक्सो एसिड हो, आप इसी तरीके से नेमिंग करेंगे। लेकिन 17 ग्रुप आ जाए तो थोड़ा सा चेंज आएगा। वो थोड़ा सा चेंज क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक, चलो अब देखो। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, बड़ी कंफ्यूजन सी रहती है बच्चों को कि कहीं लिखा हुआ आ जाता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। तो बेटा जी अगर ऑर्थो लिखा हुआ आ रहा है
तो ऑर्थो तो आप किसी के आगे भी लगा सकते हो, मतलब कि अगर आपके पास कोई एक एसिड है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आप उसे ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हो तो हम उसको ऑर्थो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फॉस्फोरिक एसिड कहूं या ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड कहूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सल्फ्यूरिक एसिड कहूं या ऑर्थो सल्फ्यूरिक है, मतलब ऑर्थो आप कहीं भी लगा सकते हो, ऑर्थो की वजह से कंफ्यूज मत होना, ऑर्थो का मतलब नॉर्मल ही है। लेकिन मेटा लग रहा हो तो समझ जाना कि सर इस एक एसिड में से वाटर एलिमिनेट हो चुका है एंड आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर इसके पास हाइड्रोजन फिर भी बचा हुआ है, ये स्टिल ऑक्सो एसिड है, तब हम क्या करेंगे, वहां पे मेटा एक एसिड लगा देंगे। अब देखो, अगर मैं 17th ग्रुप की बात करूं, 17th ग्रुप में चेंज क्या रहेगा, देखो अगर मान लो कि मेरे पास ये एक कंपाउंड दे दिया HClO4, इसके अंदर आप देखोगे कि सर सल्फर की जो क्लोरीन की जो मैक्सिमम या 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होगी। क्यों? क्योंकि सर उनके पास 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैक्सिमम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकते हैं, उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट वो बनाएंगे। अब क्या है कि सर अगर HClO4 की मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूले से निकाली तो 1 + x - 8 = 0, तो यहां पे आ जाएगा x = 7। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ रही है। चलो इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक ऑक्सीजन माइनस करा, यहां बना HClO3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे आप कितनी आ जाएगी, +5। भाई एक ऑक्सीजन आपने कम करा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कम हो जाएगी। इसमें से एक और आपने ऑक्सीजन निकाला तो अब बना HClO2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब कितनी हो जाएगी, 2 और कम हो जाएगी, +3। आप निकाल के देख लेना। एक और ऑक्सीजन अगर मैं यहां से निकाल दूं तो बेटा जी ये बन जाएगा HClO, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैक्सिमम यहां भी 7 होगी, मैक्सिमम यहां भी 7 होगी, मैक्सिमम यहां भी 7 होगी। मतलब अगर मैं यहां देखूं तो आपकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ रही है ना। यही तो बन रहा है, ऐसे लिख लो कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉर्मूले से जो निकाली है वो किसके बराबर है, मैक्सिमम के बराबर है। अगर यहां देखूं तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम -2 है। अगर मैं इस कंपाउंड में देखूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम -4 है। अगर मैं बेटा जी यहां देखूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम -6 है। ध्यान से देखो, अगर ऐसा कंपाउंड बन रहा है कि सर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर आ रही है, देखो पहले के केस में क्या था, पहले के केस में ये था, मतलब 13 से लेके 16 ग्रुप तक, वहां ये था कि अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर है तो एक एसिड है, मैक्सिमम से ज्यादा है तो पर एक एसिड है। यहां बस इतना चेंज होगा कि सर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम के बराबर आ रही है, यहां कहानी पर एसिड से ही स्टार्ट होगी। अगर कोई भी हेलोजन है तो आप इसे पर हेलिक एसिड कह दो, क्लोरीन है तो पर क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन है तो पर ब्रोमिक एसिड, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम -2 है तो अब नीचे आएंगे, पर के बाद क्या आता है, हेलिक एसिड, तो इसके सफिक्स में हम क्या लगा देंगे, इक एसिड। भाई इसके सफिक्स में क्या लगाएंगे, इक एसिड, जो भी होगा, ब्रोमिक एसिड, क्लोरिक एसिड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम -4 है तब सफिक्स में क्या होगा बेटा जी, अस एसिड, और अगर यहां पर होगा तो इसका मतलब हो जाएगा हाइपो अस एसिड। मतलब बस एक स्टेप हम पीछे हो गए हैं, एक स्टेप हम पीछे हो गए हैं। तो यहां पे कहानी क्या है कि अगर इसका नाम आपसे पूछे तो क्या बन गया, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपो यहां नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ क्या है, क्लोरस एसिड, दिस इज क्लोरिक एसिड एंड दिस वन इज पर क्लोरिक एसिड। तो देखो ये हमारे पास 17th ग्रुप की पूरी कहानी है। अगर आपने इतनी चीज समझ ली और इतनी चीज सीख ली तो बेटा जी आप हर तरीके के जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं सबकी IUPAC नेमिंग आप बहुत आराम से कर सकते हैं। बस इसमें एक और चीज मुझे आपको ऐड करनी है, ध्यान से देखो, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक चीज और मुझे बेटा जी यहां पे ऐड करनी है, वो क्या है, ध्यान से देखो। हाँ, अब मान लो कि आपके पास कोई भी एक एसिड है, ध्यान से देखना, आपके पास कोई भी एक एसिड है, आपने क्या करा कि उसके अंदर एक एसिड
और जोड़ दिया, या फिर मैं कह सकता हूं कि आपके पास कोई भी अस एसिड है, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और ये भी किसके लिए 13 से 16 ग्रुप के लिए है, ठीक। और इसमें आपने क्या करा बेटा जी, कोई अस एसिड जोड़ दिया, तो यहां पे क्या होगा कि आपका कुछ भी कंपाउंड मान लो ए बन गया, उस ए में से बेटा जी मैं वाटर को एलिमिनेट करूंगा, वाटर को एलिमिनेट करने के बाद जो आपका बी बनेगा उसका नाम हम रखेंगे, तो उसके नाम के आगे बेटा जी पायरो लग जाएगा, और अगर वो एक एसिड को जोड़ने से बना है तो आप एक एसिड लिख दीजिए यहां पे, अगर वो अस एसिड को जोड़ने की वजह से बना है तो आप क्या लिख देंगे यहां पे, अस एसिड लिख देंगे। अगर मान लो कि इस बी में आपने एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया तो कोई सी बना दिया, तो इस सी के नाम को हम लिखते हैं पर ऑक्सो, एक से बना है तो एक एसिड, अस से बना है तो अस एसिड। एग्जाम्पल दिखाते हैं इसका, ठीक है। चल देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा जी इसके, तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, मान लो कि आपके पास H2SO4 है, आपने इसके अंदर एक और H2SO4 ऐड कर दिया, आपका ए कंपाउंड क्या बना, H4S2O8 बन गया। इसमें से क्या करना है, मुझे वाटर एलिमिनेट करना है, तो देखो क्या बनेगा, H2S2O7। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम आप रख दोगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। आपने क्या करा सर, इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया, तो आपका क्या हो गया, H2S2O8, इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। और ये कहानी आपकी सबके लिए होगी, मैंने तो सल्फर का एक एग्जांपल लेके आपको समझाया है ना, क्लोरीन के लिए भी वैलिड हो ही जाएगी ये कहानी। तो इस तरीके से अगर आपने इतनी चीज पढ़ ली तो बेटा जी IUPAC नेमिंग का तो काम खत्म हो गया आपका, इससे ज्यादा नेमिंग आपसे नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा नेमिंग का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं आएगा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज MCQs क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं यहां से क्वेश्चंस बनने के। अगर आपको नेमिंग नहीं पता तो आप स्ट्रक्चर नहीं बता सकते, क्योंकि वो आपको मान लो ये कंपाउंड ना देके वो लिख के दे दे, बताओ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आपको इसका पता ही नहीं है कि सर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या है, तो स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनकी नेमिंग आनी चाहिए, अगर नेमिंग आएगी तभी आप स्ट्रक्चर तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज आप स्ट्रक्चर इनके नहीं बना पाओगे। तो ये है हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट बेटा जी किसका, IUPAC नेमिंग का। इसके हेल्प से आप जितने भी कंपाउंड्स नोन हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सब की नेमिंग आप कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। तो ये था आज की क्लास का हमारा पूरा वर्क जो हमने कर लिया, अच्छे से समझ लिया। आप एक बार इनको जाके 2-4 बार रिपीट करना, पढ़ना, फिर आपको सारे कंपाउंड्स के नेमिंग याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में बेटा जी हम डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स। अभी तो हमने सिर्फ इनके नाम पढ़े हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करें वो हम देखेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड कितने होंगे इसमें, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हो बेटा जी जब आपको इन सबके स्ट्रक्चर्स आते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्ट्रक्चर पे होगा, और जब आप वो लेक्चर देख लोगे तो मेरी गारंटी है कि आप किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर में कंफ्यूज नहीं होगे। आप कंपाउंड को देखकर उसका स्ट्रक्चर मुश्किल से 1 मिनट में बना के रख दोगे। 1 मिनट तो ज्यादा ही कह दिया मैंने, और जल्दी आप स्ट्रक्चर इसका बना दोगे, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बातें करते हैं। तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय।